Hello friends, welcome back to our YouTube channel. In the series of learning React.js, this is our next video, and in this video we will talk about hooks. But before that, let's roll the intro. तो रिएक्ट हुक्स होते क्या हैं और इनको रिएक्ट जेएस के अंदर इंट्रोड्यूस क्यों करा गया और कब करा गया, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो जब फेसबुक ने रिएक्ट को डेवलप करा था उस टाइम पे क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज होते थे, ठीक है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट से ही सारा काम होता था। आपको स्टेट चेंज करना है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट से करेंगे। आपको कोई इफेक्ट फाउंड करना है, साइड इफेक्ट लगाना है, तो आप कंपोनेंट डेट माउंट से करेंगे। इस टाइप से जो भी हमारे एडिशनल प्रॉपर्टीज होती थी वो हम सारा का सारा काम क्लास बेस्ड कंपोनेंट से करते थे। और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होते तो थे, पर वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे कि जो काम क्लास बेस्ड कंपोनेंट कर रहा है वो सारा का सारा काम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट भी मैनेज कर सके। जैसे स्टेट चेंज करना हो गया, तो वो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में वगैरह पॉसिबल नहीं था। बेसिकली वो सिंपल फंक्शन थे। फंक्शन जो उसका जो मेन काम होता है, रीयूजेबल कर सकते हैं उसको या बार बार कॉल कर सकते हैं, वही काम होता था उसमें। ऐसा नहीं था कि बहुत पूरा कंपोनेंट बना दिया या पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना दिया आपने, ठीक है। सारा का सारा लॉजिक लगाने के बाद में पूरा प्रोजेक्ट बना दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो प्रॉब्लम्स तब हुई कि अगर कोई बंदा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से मतलब नहीं रखता है और उसको रिएक्ट में कोडिंग करनी है, तो उसको पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझनी पड़ती थी, ठीक है। क्योंकि जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट होते हैं उसमें क्लास का यूज़ करते हैं, और क्लास जो होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। तो रिएक्ट में कोडिंग करना हमें ईजी होना चाहिए था, बट क्लास बेस्ड कंपोनेंट के थ्रू थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि आपको अगर स्टेट भी चेंज करनी है तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू बना के ही आप थोड़ा लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद आप स्टेट चेंज कर पाएंगे किसी भी वेरिएबल की। तो ये कुछ बेसिक डिफ़िकल्टी थी क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर, जो कि रिएक्ट के डेवलपर्स ने आइडेंटिफाई की। और उसके बाद एक नया एडिशनल कॉन्सेप्ट हुक्स का इंट्रोड्यूस करा गया, जो कि हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो बेसिकली हुक्स क्या करते हैं, हुक्स हमारे फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के अंदर कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ देते हैं। हुक्स का इंट्रोड्यूस होने के बाद में क्लास बेस्ड कंपोनेंट और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बिल्कुल इक्वल हो गए। तो जो काम हमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट से करना होता है वो काम हम अब फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट से भी कर पा रहे थे। तो दोनों बिल्कुल इक्वल हो गए। और आज के टाइम में ये है कि फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ने क्लास बेस्ड कंपोनेंट को थोड़ा डोमिनेट कर दिया है। तो मोस्टली जो भी काम हमारा रिएक्ट के अंदर हो रहा है आज के टाइम में, वो सारा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के ऊपर ही हो रहा है, ठीक है। बट पुराने एप्लीकेशन है वो क्लासमेट कंपोनेंट पे काम कर रहे हैं, तो उनका चल रहा है। बट ये भी पॉसिबल है कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट में आपका कुछ कोड लिखा हुआ है, उसके बाद आपका कुछ नया कोड लिखना है, तो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के अंदर भी आप उसको लिख सकते हो। मतलब हाइब्रिड कंपोनेंट भी आप बना सकते हो एज़ पर योर नीड। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं यूज रेफरेंस की। तो यूज रेफरेंस को हम शॉर्ट में यूज रैप भी बोलते हैं, और इसको यूज रैप की तरह ही रिएक्ट के अंदर लिखा जाता है। तो अगर आपको किसी हुक को आइडेंटिफाई करना है रिएक्ट जेएस के अंदर फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में, तो आपका जो हुक होगा वो यूज कीवर्ड कीवर्ड नहीं बेसिकली, तो यूज नाम से स्टार्ट हो रहा होगा। क्योंकि जो हुक्स होते हैं उनकी स्टार्टिंग यूज से होती है। जैसे यूज रेफरेंस हो गया, यूज इफेक्ट हो गया, यूज स्टेट हो गया, यूज रिड्यूसर हो गया, तो ये सारे यूज से स्टार्ट होते हैं और ये सारे हमारे हुक्स होते हैं। तो यूज रैप की हेल्प से बेसिकली आप HTML और जावा स्क्रिप्ट के कोड के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो मेन काम इसका क्या होता है, और मेन काम इसका ये होता है कि ये डॉम को एक्सेस कर सकता है, मतलब डॉम के एलिमेंट को एक्सेस कर सकता है और उसको मैनिपुलेट भी कर सकता है, मतलब उसको चेंज भी कर सकता है। फिलहाल हम यहाँ पे कुछ पॉइंट देखने वाले हैं जो कि हमें यूज रेफ को समझने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है क्रिएटिंग अ रेफ। यू कैन क्रिएट अ रेफ बाई कॉलिंग द यूज रेफ हुक एंड असाइनिंग इट इनटू अ वेरिएबल। इसका मतलब ये हुआ कि आप यूज रेफ को कॉल करके उसकी जो वैल्यू है किसी भी वेरिएबल में असाइन कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, एक्सेसिंग द रेफ। मतलब कि जो यूज रेफ की वैल्यू हमने अभी असाइन की थी उसको हमें कैसे एक्सेस करना है। तो बेसिकली उसको हम एक्सेस कर सकते हैं वेरिएबल नेम के बाद हम उसको करंट प्रॉपर्टी से एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं कंसोल लॉग में माई रेफ को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, जो कि अभी हम प्रोग्राम में देखने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा ये एक करंट ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। उस करंट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी डिफरेंट वैल्यू होती हैं, जैसे कि वैल्यू हो गई, हाइड हो गया, शो हो गया, ठीक है, या फिर डिसेबल हो गया, इनेबल करने का हो गया, ये सारे फीचर होते हैं, ये सारी वैल्यू होती हैं इसमें। तो उसको हम करंट के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे को वैल्यू यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे माई रैफ करंट डॉट वैल्यू यूज़ करूँगा। अगर मेरे को किसी डॉम को डिसेबल करना है तो माई रैफ करंट डॉट डिसेबल अगर मैं लगा दूंगा यहाँ पे, तो मेरा वो पर्टिकुलरली डॉम डिसेबल हो जाएगा।
थर्ड पॉइंट है सेटिंग द रेफ, मतलब कि इस टाइप से आप वैल्यू को असाइन कर सकते हो डायरेक्टली, इसमें कुछ यूज स्टेट की तरह कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि भाई अगर आपको डॉम को मैनिपुलेट करना है या डॉम की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, यूजेस विथ डॉम एलिमेंट्स, मतलब कि HTML एलिमेंट के साथ इसको हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इनपुट बॉक्स है, ये रेफ प्रॉपर्टी है, उसमें मैं अपना यूज रेफ को डाल दूंगा, तो ये मैं यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ये रेफ है, ये जो रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है, ये मेरा हुक से रिलेटेड नहीं है। अगर सिंपल मैं HTML में भी कोड लिखता हूँ, फिर भी मैं इस रेफ को यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वहाँ भी हमें रिएक्ट की ज़रूरत पड़ेगी या फिर हुक की ज़रूरत पड़ेगी। ये बेसिकली HTML का प्रॉपर्टी है, तो हम इसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रिजर्विंग वैल्यू बिटवीन रेंडर्स। तो ये चीज़ क्या होती है, इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो उसको समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारे पास ये एक कंपोनेंट है, तो मैं इसको एक कंपोनेंट ट्रीट करता हूँ, वाइट वाला जो स्क्रीन आ रहा है, उसके अंदर कोई स्टेट है या फिर कोई प्रॉप है, ठीक है। अब उस स्टेट या प्रॉप की वैल्यू चेंज होती है, जैसे कि मेरी जो वैल्यू थी 5, उसको मैंने 10 कर दिया, ओके। तो ये मेरा कंपोनेंट है, रेंडर होगा, मतलब री रेंडर होगा। सबसे पहले मेरा पेज लोड हुआ, उसमें स्टेट की वैल्यू, यूज स्टेट की वैल्यू 5 थी, ठीक है। मैंने किसी बटन पे क्लिक करा, 5 की वैल्यू को मैंने चेंज करके 10 कर दिया, ठीक है। तो जब इसको 10 करेंगे, 10 तो हो जाएगी, बट ये कंपोनेंट जो है ये री रेंडर होगा, मतलब दोबारा से स्क्रीन पे दिखेगा। अब जो अपडेटेड वैल्यू होगी, उसके बाद वो अपडेटेड वैल्यू दिखेगी हमें स्क्रीन पे। ऐसा नहीं है कि 5 की वैल्यू को मैंने अपडेट कर दिया और ये कंपोनेंट रेंडर ना हो। अगर रेंडर नहीं होगा तो 5 की 5 वैल्यू वहीं पे रहेगी। जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा, ठीक है, तो वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, लेकिन कंपोनेंट रेंडर होगा, उसके बाद दिखेगा कि भाई करंट वैल्यू क्या है। करंट वैल्यू उसको 10 दिखेगी, तो वो स्क्रीन पे मेरे को 10 वैल्यू दिखाएगा। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि सिंपल बात यह है कि जब कंपोनेंट की स्टेट चेंज होती है, तो कंपोनेंट एंड उसके जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट होंगे वो सारे री रेंडर होते हैं। विच मीन्स अगर किसी कंपोनेंट में कोई स्टेट वैल्यू है, जैसे कि ये वाली 5, ठीक है, तो वो रिकैलकुलेट होगी और कंपोनेंट उस रिकैलकुलेटेड वैल्यू के साथ, मतलब उस अपडेटेड वैल्यू के साथ री रेंडर होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि 5 से जैसी वैल्यू 10 होगी, तो ये कंपोनेंट री रेंडर होगा। पर हमें कुछ केस ऐसे भी चाहिए होंगे अपने थ्रू आउट द प्रोग्राम या फिर प्रोजेक्ट, कि वैल्यू तो चेंज हो, ठीक है, वैल्यू तो चेंज हो, पर वैल्यू चेंज होने के साथ में कंपोनेंट री रेंडर ना हो, ठीक है। अगर मेरे को कोई ऐसा यूज केस मिलता है या ऐसा सिनेरियो मिलता है जहाँ पे मुझे अपने कंपोनेंट में वैल्यू जो है यूज हो रही हैं उसको चेंज तो करना है, पर वैल्यू चेंज होने के साथ में कंपोनेंट री रेंडर ना हो, तो उस इसको अचीव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं यूज रेफरेंस का। तो यूज रेफ क्या करेगा, वैल्यू को तो अपडेट करेगा, बट कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा, मतलब कंपोनेंट री रेंडर होगा, ट्रिगर नहीं होगा। तो आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से मेरी एक फॉर्म वैल्यू है, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैंने ले रखा है। तो जैसे ही फर्स्ट नेम पे कुछ वैल्यू टाइप करूंगा, ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे टाइप करा हाय एंड हेलो, ओके। और कंसोल में जाऊंगा अगर मैं, इस बटन पे क्लिक करने के बाद में मेरे को मिलेगा हाय एंड हेलो, ओके। तो ये मैंने जो फंक्शनैलिटी अचीव की है, ये मैंने यूज स्टेट से की है। इस केस में क्या हुआ होगा कि जैसे ही वैल्यू मेरी, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है, तो वैल्यू तो मेरी प्रिंट हो जाएगी, पर कंपोनेंट मेरा री रेंडर होगा क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। इस केस में भी कंपोनेंट री रेंडर हुआ है क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो अभी इस लॉजिक को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं जो हमने समझा था। फिलहाल तो मैंने ये फंक्शनैलिटी यूज स्टेट से अचीव की है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही इसकी वैल्यू अपडेट होगी, ठीक है, अभी स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू नल है, मतलब एम्प्टी है। तो जैसे ही इसको अपडेट करेंगे, ठीक है, अपडेट करने के बाद में कंपोनेंट हमारा री रेंडर होगा, ठीक है, तभी हमें स्क्रीन पे दिखेगा, ओके। मतलब कि ये भी कह सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे डाला कि एच, ठीक है, तो अभी वैल्यू अपडेट हो गई होगी ना, एच हो गई होगी, स्टार्टिंग में नल वैल्यू थी, अभी एच हो गई होगी, तो एक कंपोनेंट एक बार रेंडर हो गया, उसके बाद फिर से रेंडर हो गया, उसके बाद फिर से रेंडर हो गया, ठीक है। फॉर एवरी की स्टॉक ये कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। तो मेरे को इस चीज़ को रोकना है, मेरे को ये चीज़ नहीं अचीव करनी, मेरे को, मैंने पूरा टाइप करा उसके बाद मेरा कंपोनेंट रेंडर नहीं होना चाहिए उसके बाद भी। मेरे को अगर ऐसा कुछ लॉजिक लगाना है तो हम उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम इसको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम यूज रैप को भी समझते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने बेसिकली क्या करा है, यहाँ पे दो यूज स्टेट ले रखे हैं। यूज स्टेट लेने के बाद में उसको मैंने इस फंक्शन से बेसिकली हैंडल कर लिया, हैंडल फर्स्ट नेम, हैंडल सेकंड नेम। करा क्या है मैंने, ऑन चेंज एक इवेंट होता है, ऑन चेंज इवेंट के थ्रू मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम को चेंज कर लिया है, और ऑन क्लिक पे मैंने कंसोल करा दिया है। तो एक बेसिक छोटा सा कोड है, इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक लगा हुआ नहीं है। अगर हमें इसी काम को अचीव करना है हमें यूज रेफ से, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इन सबको हटा देते हैं, ठीक है, इसकी नीड नहीं है। और यहाँ भी वैल्यू और ऑन चेंज की भी नीड नहीं है, इसमें जो नीड होगी हम उसको रखेंगे।
और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। तो कोड काफ़ी शॉर्ट हो गया अभी, ठीक है। इनपुट, ओके, इसको भी हटा दो यहाँ से, इसकी भी नीड नहीं है, ठीक है। इसको भी यहाँ से हटा दो। ओके, अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूज रेफ का, ठीक है। यूज रेफ को यूज़ करने के बाद में हम इसको एक किसी वैल्यू में असाइन करा देंगे। लेट से मैंने लिया कॉन्स्ट एफ नेम इक्वल टू यूज रेफ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये यूज रेफ है ना, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाले इनपुट बॉक्स में डाल देंगे। कैसे डालेंगे, रेफ जो कीवर्ड था हमारा उसमें डालेंगे इसकी वैल्यू को, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। प्रिंट क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे हम इसको, ठीक है। अगर अभी हम इसमें कुछ वैल्यू डालते हैं, लेट से यहाँ पे मैंने डाला हाई, इसको क्लियर करते हैं पहले, ओके। तो यहाँ पे मेरा हाई प्रिंट नहीं होगा, एक ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा। देखते हैं कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक करंट ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। इस करंट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, इसके अंदर एक करंट है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें जैसे वैल्यू हो गई, ठीक है। और भी अगर हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे मेरे को मैक्स मिलेगा, मिन मिलेगा, इनर एस्टीमल मिलेगी। मतलब कि डॉम को अगर पूरी तरह से डोमिनेट करना है या फिर मॉडिफाई करना है, मैनिपुलेट करना है, इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और भी जो आइटम्स है उसके थ्रू कर सकते हैं। डिसेबल करना है तो डिसेबल को फॉल्स कर सकते हैं, ठीक है, या ट्रू कर सकते हैं। जैसा अभी हमें रीड होगी हम उस टाइप से अपना काम को कर सकते हैं। फिलहाल हमें वैल्यू की नीड है तो हम वैल्यू उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पे लिख देंगे डॉट करंट डॉट वैल्यू, ओके। तो अभी यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा हाई, मेरे को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। सेम काम हम इसके लिए कर लेंगे, एक और ले लेंगे यहाँ पे हम एस नेम करके, ठीक है। तो सेकंड नेम में भी हम यही करेंगे, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे और डॉट करंट डॉट वैल्यू, ओके। एंड क्या करेंगे, हम रैप उठा लेंगे यहाँ से, कॉपी करेंगे और इसको प्रिंट कर देंगे बेसिकली यहाँ पे, और पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, सॉरी। पेस्ट करने के बाद में क्या होगा, वही सेम काम होगा कि मैंने यहाँ पे डाला डबल जी एंड मैंने यहाँ पे डाला एच एच, तो दोनों मेरे को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। जो कि मुझे यूजी स्टेट से भी मिल रहे थे। पर प्रॉब्लम क्या है, अभी भी ये यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। इसको हटाने के लिए बेसिकली हमें करना क्या पड़ेगा, सिंपल से यहाँ पे कंसोल लगाएंगे। कंसोल के नीचे क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे एस टाइप से इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, और दूसरा एस नेम जो है हमारा, इसको कॉपी करेंगे और नीचे लिखेंगे इसको हम इस टाइप से, ठीक है। मतलब कि हमने इसमें एक एम्प्टी वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक है। तो हालांकि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, रिएक्ट जेस जैसे काम करता है उसको करने देना चाहिए। ये डायरेक्ट हम डॉम पे काम कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा कन्वेंशन नहीं है। बट यहाँ कुछ केस ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पे हमें करना ही पड़ता है, ठीक है। तो हम करते हैं भाई। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको अगर हम प्रिंट कराएंगे जी जी एच एच या फिर कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। तो कंसोल में तो प्रिंट होगा वो, ठीक है, बट यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। कंसोल में प्रिंट हुआ देखो, बट यहाँ से हट गया। तो ये एक तरीका है यूज रेफ को यूज़ करने का। एक काम हम और कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे तरह से लिखें कुछ डॉट डिसेबल्ड, ओके, एंड उसको कर दें हम ट्रू, ठीक है। तो देखना क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू डाली, लेट से मैंने डाला वाइट, ठीक है, एंड हेलो। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट नेम में क्या होगा, फर्स्ट नेम डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो प्रिंट होगा पर फर्स्ट नेम डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि मैंने कंसोल में पहले लगा रखा है, तो नीचे प्रिंट तो होगा, ठीक है। पर ये देखो डिसेबल हो गया, इसको अभी कुछ कर नहीं सकते हम, ये डिसेबल हो गया। और हटा भी नहीं, हटा इसलिए नहीं क्योंकि ये डिसेबल हो गया। सेकेंड काम क्या है, मैं यहाँ पे हाइड भी कर सकता हूँ इसको। लाइक अगर मैं इसको लिखता हूँ हिडन, ठीक है, इसको कर देता हूँ मैं ट्रू, तो अगर मैं अभी क्लिक करूँगा यहाँ पे तो ये हिडन हो जाएगा सेकेंड वाला, ठीक है। तो इस तरह से हम डॉम के एलिमेंट को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं यूज रैफ के थ्रू। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, बाकी और भी यूज़ केस होते हैं यूज रैफ के जो थ्रू आउट हम सीरीज में देख लेंगे। अभी वो सारे केस डिस्कस करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी समझ में नहीं आएंगी। उसके लिए थोड़ा सा हमें हुक्स को और पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। फिर कभी हमें यूज़ केस ऐसा मिलेगा, जैसे रिडक्स में कुछ यूज़ केस मिल सकते हैं हमें, या फिर हमें कहीं कहीं भी नीड पड़ सकती है भाई इसकी, तो हम उसको अकॉर्डिंगली देख लेंगे और समझ लेंगे, ठीक है। अभी ये एक इंपॉर्टेंट यूज़ केस था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी जब जैसे नीड पड़ेगी हम उसके हिसाब से इसमें दोबारा से आ जाएंगे और देख लेंगे, ठीक है, जो भी इसके एडिशनल यूज़ केसेस होते हैं। ओके, thank you for watching. If you found this video informative, please like this video and don't forget to subscribe our YouTube channel for more content like this.